नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं आप सबके बीच डेली करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में। और बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो उससे पहले आप लोगों से विशेष अपील कि यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें, ठीक है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, भारत की सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कितने बार इंटरनेट शटडाउन लगाया गया है। तो अभी जो है भारत की स्थिति थोड़ी सी सुधरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं सुधरी है। पिछले वर्ष जो है 85 था और इस वर्ष 84 है। तो वार्षिक रिपोर्ट है इंटरनेट शटडाउन के मामले में, सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर की वार्षिक रिपोर्ट है। चलिए इस व्याख्या को देखें। तो भारत में इंटरनेट शटडाउन एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में 84 बार इंटरनेट शटडाउन दर्ज किया है, जो लोकतांत्रिक देशों में सबसे अधिक है। यह 6 वर्षों में पहली बार है कि भारत वैश्विक सूची में शीर्ष पर नहीं है। म्यांमार 85 शटडाउन के साथ भारत से आगे है। तो यानी म्यांमार जो है भारत से आगे है, उसके बाद भारत की स्थिति है। भारत में इंटरनेट शटडाउन को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून भी हैं, जैसे भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885। यह सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के मामले में शटडाउन की अनुमति देता है, लेकिन इसमें स्पष्ट परिभाषा का अभाव है। सीआरपीसी की धारा 144 सार्वजनिक सुरक्षा चिंताओं के तहत इंटरनेट प्रतिबंध लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वहीं दूर सेवाओं का अस्थायी निलंबन, इसके लिए 48 घंटे के भीतर समीक्षा समिति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है और शटडाउन में पारदर्शिता अनिवार्य है। और वैश्विक स्तर पर देखें तो म्यांमार जो है सर्वाधिक बार इंटरनेट शटडाउन लगाया है, जिसमें 85 बार जो है म्यांमार में लगा है। उसके बाद भारत की स्थिति है, यानी दूसरे स्थान पर भारत है 84 बार। फिर पाकिस्तान है, रसिया है, यूक्रेन है, फ़िलिस्तीन और उसके बाद जो है बांग्लादेश, ठीक है। तो ये रहा वैश्विक रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। तो भारत में राज्यवार इंटरनेट शटडाउन 2024 की बात करें तो मणिपुर में सबसे ज़्यादा लगा है 21 बार, ठीक है, सबसे अधिक। और हरियाणा में 12 बार बंद हुआ है। जम्मू कश्मीर में 12 बार, ठीक है। और भारत में इंटरनेट बंद होने के कारण जो है विरोध प्रदर्शन 41 बार, यानी 41 बार जो है विरोध प्रदर्शन के कारण इंटरनेट शटडाउन किया गया। 23 बार जो है सांप्रदायिक हिंसा हुआ, इस वजह से इंटरनेट शटडाउन किया गया। और सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं से संबंधित जो भी आंदोलन होते थे, उसके संबंध में 5 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया। चलिए अगले प्रश्न की देखें। तो हाल ही में किस देश ने पोलियो के उन्मूलन के लिए $500 मिलियन की प्रतिबद्धता की है, यानी देने का प्रस्ताव किया है। किसे देने का प्रस्ताव किया है? WHO को। तो किसने किया है? तो भारत, सऊदी अरब, ईरान और अमेरिका। तो अमेरिका तो वैसे भी WHO से बाहर हो रहा है, तो इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता है। ईरान में अभी राजनीतिक उठापटक है, वहाँ पर जो है अशांति का माहौल है। बचता है भारत और सऊदी अरब। तो भारत ने नहीं दिया है, बल्कि सऊदी अरब ने दिया है, देने का प्रस्ताव किया है। तो सऊदी अरब ने पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए $500 मिलियन योगदान करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। यह धनराशि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के ग्लोबल पोलियो उन्मूलन पहल यानी GPEI को दी जाएगी। गौरतलब है कि यह कदम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के जंग को समाप्त करने और वेरिएंट पोलियो के प्रकोप को रोकने के लिए है। पोलियो का वाइल्ड रूप पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी मौजूद है और इन देशों में वर्ष 2024 में 99 मामले सामने आए हैं। इसके प्रसार की बात करें, प्रसार पोलियो का प्रसार कैसा होता है? तो यह जो है एक मुख्य रूप से वायरस के कारण होता है। यह वायरस मुख्य रूप से
मलाशय मुखमार्ग यानी फीकल ओरल रूट के माध्यम से या दूषित पानी या भोजन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यह मुख्यतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। आंत में वायरस की संख्या में बढ़ोतरी होती है, जहां से यह तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण कर सकता है और जो पक्षाघात का कारण बन सकता है। वाइल्ड पोलियो वायरस एक गंभीर संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से बच्चों में लकवा या पैरालिसिस का कारण बनता है। वाइल्ड पोलियो के अधिकांश मामले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया में पाए जाते हैं, जहां यह बीमारी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई है। पोलियो का कोई इलाज नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन के द्वारा इसका पूरी तरह से बचाव संभव है। मतलब पहले हम वैक्सीनेशन लगवा लें तो पोलियो होने की संभावना कम है। यदि किसी को पोलियो हो गया है तो उसे हम सही नहीं कर सकते। विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य जो है क्या है, 2027 तक वाइल्ड पोलियो वायरस को पूरी तरह से समाप्त करना है। तो ये लक्ष्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2027 तक जो है वाइल्ड पोलियो वायरस को पूरी तरह से समाप्त करना है। चलिए, तो अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, हमारे देश की आज़ादी के 1 वर्ष बाद। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो दुनिया भर में स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों की रोकथाम करना है। और WHO ने 2014 में भारत को पोलियो मुक्ति प्रमाण प्रदान किया था, यानी पोलियो मुक्त देश घोषित किया था। चलिए अगला प्रश्न देखें तो सोलिगा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरल। एक मिनट दोस्तों। तो ये जो है जनजाति जो है कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक है, सोलिगा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक राज्य से। तो अभी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में सोलिगा जनजाति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 119वें एपिसोड में भारत की समृद्ध जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण में स्थानीय समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया। कर्नाटक के सोलिगा जनजाति को विशेष सराहना मिली है। पीएम मोदी ने इस जनजाति की सराहना की। उन्होंने कर्नाटक के बिलीगिरी रंगन हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो बिलीगिरी रंगन हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कर्नाटक में ही है। चलिए आगे देखें तो सोलिगा जनजाति के लोग जो है मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक के बिलीगिरी रंगना पहाड़ियों और माले महादेश्वर पहाड़ियों के पास जंगलों में रहते हैं। सोलिगा शब्द का अर्थ है बांस के बच्चे, जो इस जनजाति के प्रकृति के साथ गहरे संबंध को दर्शाता है। सोलिगा लोग अपनी पारंपरिक भाषा सोलागा बोलते हैं। इनकी भाषा क्या है? सोलागा है। इसके अलावा वे कन्नड़ और तमिल भी बोलते हैं। सोलिगा के लोग बांस और मिट्टी से बनी एक कमरे वाली झोपड़ियों में रहते हैं। इनकी पारंपरिक अर्थव्यवस्था झूम खेती यानी स्वच्छ खेती और लघु वनोपज जैसे कि शहद के संग्रहण पर आधारित होती है। अब ये झूम खेती क्या होती है? इसी को स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। जैसे ये कोई लैंड फॉर्म हो गया और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो झाड़ियाँ हैं, तो इसे पहले सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद वहीं जला देते हैं और यहाँ पर फिर फसल उगाते हैं। कुछ दिनों बाद जो है इस मिट्टी की उर्वरता जैसे जैसे कम होती जाती है, कम समाप्त होने के बाद फिर ये दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं और वहाँ पर फिर वही कटाई और छटाई करने के बाद फिर जलाने के बाद फिर यहाँ पर फसल उगाते हैं और इसी तरीके से ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो इसी को झूम खेती कहते हैं। शहद सोलिगा लोगों के आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये इसे जैव विविधता से समृद्ध घाटों से प्राप्त करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, पहला प्रश्न कथन कह रहा है। और राष्ट्रीय राजमार्ग NH नेटवर्क 2014 में जो कि 91,287 किलोमीटर थी से बढ़कर 60% बढ़ गई है, वर्तमान में 1.46 लाख किलोमीटर हो गई है। बताना क्या है, सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर दोनों विकल्प सही हैं। अभी फिलहाल में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है और इसमें बताया कि भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है और वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है 1.46 किलोमीटर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसकी लंबाई लगभग 63.45 लाख किलोमीटर है। रिपोर्ट की मुख्य बातों की बात करें तो राजमार्ग नेटवर्क यानी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे नेटवर्क 2014 में जो 91,287 किलोमीटर थी उसमें 60% की वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है और अब जो है 1.46 लाख किलोमीटर हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति जो है 12.1 किलोमीटर प्रतिदिन है जो 2014-15 से 2.8 गुना बढ़कर 33.8 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। यानी अब जो है 33.8 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जा रहे हैं। पूंजीगत व्यय की बात करें तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का पूंजीगत व्यय 2013-14 से 5.7 गुना बढ़कर 2023-24 में 3.01 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट मोड के तहत जो है 25,900 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। राज्य सड़क परिवहन उपक्रम 58 SRTU ने लगभग 30,000 करोड़ रुपए का समेकित शुद्ध घाटा दर्ज किया है जो 3 वर्षों में 68% की वृद्धि है। इसके लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं तो कम बेड़े का उपयोग, बढ़ती ईंधन लागत और मुफ्त बस यात्रा योजनाएं जो है प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। नई तकनीकों की बात करें तो कुछ अपशिष्ट से जैव बाइंडर बिटुमिनस सड़क निर्माण में उपयोग के लिए प्रयोग किया जा रहा है और अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस फाइबर प्रबलित कंक्रीट पुल निर्माण में स्थायित्व और भार वहन क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। ग्राफीन संशोधित डामर फुटपाथ के प्रदर्शन और दीर्घायु में सुधार करने के लिए गैप ग्रेडेड रबराइजेशन बिटुमेन यानी जो सड़कों पर गैप हो जाता है उसके लिए भरने के लिए इसमें रबड़ के कणों को बिटुमेन मिश्रण में शामिल किया जाता है। अन्य सामग्रियों की बात करें तो जियो सिंथेटिक जिसमें कायर, जूट और स्टील और आयरन स्लैग, कापर स्लैग, जिंक स्लैग, बायो बिटुमेन, बायो सीमेंट, पुनर्चक्रित ग्लास एग्रीगेट और ग्राफीन समर्थित कंक्रीट, सिलिका फ्यूम आदि शामिल है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो एशिया प्रशांत क्षेत्र का 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया गया। तो 3R से क्या मतलब है, रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकल। यहाँ पर 3R का मतलब है, रिड्यूस मतलब कोई भी चीज़ को उपयोग करने में कमी करना, उपयोग में कमी लाना, और रीयूज का मतलब बार बार प्रयोग करना, और रीसाइकल का मतलब उसे फिर से हम जो है उससे नए उत्पाद बना सकें। और सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसे हम बार बार जो है प्रयोग में लाएं और वो जो है हमारे इकोनॉमी में योगदान दे सके। तो अभी ये जो है 12वां क्षेत्रीय बैठक हुई एशिया प्रशांत की और ये कहाँ पर हुई, राजस्थान के जयपुर में। चलिए व्याख्या को देखें तो भारत होगी, मतलब हुई नहीं है, होगी। भारत जो है 3 से
5 मार्च 2025 तक जयपुर में एशिया प्रशांत क्षेत्र का 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम आयोजित करेगा। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य जो है सतत विकास लक्ष्यों, ब्रटलैंड रिपोर्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, और 1987 में जो है ये लाया गया था। तो उसके तहत 2030 तक जो है 17 सतत विकास लक्ष्य घोषित किए गए हैं, और जिसका लक्ष्य वर्ष जो है 2030 तक पूरा करना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति करना और कार्बन तटस्थता की स्थिति में परिपत्र समाजों की स्थापना को बढ़ावा देना है। इसके उद्देश्य की बात करें तो सतत विकास लक्ष्यों और कार्बन तटस्थता को प्राप्त करने के लिए परिपत्र समाजों की स्थापना, जिसमें 3R जैसे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों पर जोर दिया जाएगा। इसमें प्रतिभागी की बात करें, कौन कौन प्रतिभागी होंगे, तो 3 दिवसीय फोरम में 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है, जिसमें पूर्ण सत्र, देश विशिष्ट चर्चाएं और विषय आधारित गोलमेज बैठकें शामिल होंगी। प्रदर्शनी इसका कहाँ होगा? तो भारत मंडपम में होगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में। 3R और सर्कुलर इकोनॉमी क्षेत्र में भारत की पहलों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगा, जिसमें प्रमुख मंत्रालयों और राष्ट्रीय मिशनों की प्रदर्शनियां शामिल होंगी। प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी एक अंतर्राष्ट्रीय R व्यापार है और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 40 से अधिक भारतीय और जापानी व्यवसायों और स्टार्टअप को सर्वोत्तम प्रथाओं, विचारों और समाधानों को प्रदर्शित करने का मंच मिलेगा। पहले यह फोरम 2023 में कंबोडिया द्वारा आयोजित किया गया था और भारत ने इससे पहले 2018 में इंदौर में 8वें संस्करण की मेजबानी की थी। तो भारत 2018 में 8वें संस्करण की मेजबानी भी कर चुका है। क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2009 में संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय विकास केंद्र UNCRD द्वारा लॉन्च किया गया था। तो कब लॉन्च किया गया था? 2009 में। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। चलिए इसकी व्याख्या को देखें। तो इस सम्मेलन में ने 35 देशों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाया है, जिनकी महिला सैनिकों संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। भारत में यह सम्मेलन 24 से 25 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। सम्मेलन का उद्देश्य की बात करें तो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को पहचानना और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करना था। यह महिलाओं के शांति अभियानों में योगदान को बढ़ावा देने के लिए था, ताकि महिलाएं शांति संचालन में अधिक प्रभावी तरीके से शामिल हो सकें। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश है। 2024 में की बात करें तो 2024 में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात सबसे बड़ी महिला टुकड़ी 176 महिलाएं भारत से थी और महिला शांति रक्षक सैनिकों की संख्या 31 दिसंबर 2024 तक जो है कुल संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों में से 11% महिलाएं थीं। शांति अभियानों में सबसे अधिक महिला शांति रक्षक जो है नेपाल से हैं। कितनी? 5753 महिलाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। हाल ही में ILO की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 जारी किया गया। भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज दोगुना होकर 49% पर पहुंच गया है। तो ये दोनों कथन सही है। हाल ही में ILO ने जो है विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 प्रकाशित की है। ठीक है, और भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज जो है दोगुना होकर 49% पर पहुंच गया है। ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो ILO की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 के अनुसार कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ
यानी स्वास्थ्य को छोड़कर जो है से आच्छादित भारत की आबादी का अनुपात 24% से बढ़कर 49% हो गया है। सामाजिक संरक्षण लोगों को जीवन चक्र में आने वाली जोखिमों जैसे कि बेरोजगारी, विकलांगता आदि के आधार पर तथा सामान्य गरीबी और सामाजिक बहिष्कार से पीड़ित लोगों को लाभ प्रदान करता है। सामाजिक सुरक्षा का महत्व की बात करें तो समावेशी विकास करना है, समावेशी समाज का निर्माण करना है, जैसे बच्चों, महिलाओं, वृद्धों और दिव्यांगों को सुरक्षा प्रदान करना है, जलवायु अनुकूलन से निपटना है, गरीबी, असमानता और सामाजिक बहिष्करण से निपटा जा सके। अन्य अन्य महत्वपूर्ण कारक भी हैं इसके, महत्ता भी है, जैसे कि हरित नौकरियों की ओर संक्रमण, टिकाऊ आर्थिक प्रथाएं आदि। भारत में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा कवरेज, अनौपचारिक श्रमिकों के लिए व्यापक सुरक्षा का अभाव है। अब ये अनौपचारिक श्रमिक कौन है? जो रेहड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं और स्ट्रीट वेंडर हैं और जो गिग वर्कर हैं, मुख्य रूप से जो जोमेटो, स्विगी इत्यादि में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करते हैं, ये कौन है? अनौपचारिक श्रमिक हैं। तो इनमें जो है व्यापक सुरक्षा का अभाव है। केवल 26% भारतीय महिलाओं को कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा उपाय प्राप्त है, जबकि पुरुषों के लिए यह आंकड़ा 39% है। अब अपर्याप्त वित्त पोषण भी है, जैसे भारत सामाजिक सुरक्षा यानी स्वास्थ्य सेवा को छोड़कर पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल 5% ही खर्च करता है, जो वैश्विक औसत से 13% से कम है। यानी सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर 13% होता है, वहीं भारत में सिर्फ 5% होता है। स्वचालन की भी कमी है, जैसे एआई संभावित रूप से भारत में 2030 तक लगभग 12 मिलियन नौकरियों को बाधित कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर मैककिन्से की रिपोर्ट ली गई है। अब 12 मिलियन नौकरियों को बाधित करेगा तो वो लोग कहाँ पर जाएंगे, कहाँ प्रतिस्थापित होंगे, नई नौकरियाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये समय ही बताएगा। चलिए आगे बढ़ने का कुछ रास्ते देखें तो सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना है। अपने अनौपचारिक कार्यबल को कवर करने के लिए बेरोजगारी बीमा और पेंशन योजनाओं का विस्तार करना, लैंगिक असमानताओं का समाधान जैसे मातृत्व लाभ का विस्तार करना और पेंशन योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। अधिक लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए डेटा संग्रह, निगरानी में सुधार और एआई के युग में पुनः कौशल प्रदान करना, ये सब आगे प्रमुख कारक हो सकते हैं सामाजिक सुरक्षा से निपटने के लिए। भारत सरकार द्वारा कुछ प्रमुख पहल भी उठाए गए हैं सामाजिक सुरक्षा के संबंध में, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सब जो है कुछ पहल भी उठाए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखें तो एडवांटेज असम 2.0 निवेश और अवसंरचना शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो मुंबई, नई दिल्ली, गुवाहाटी और कोलकाता। तो इसका जो उद्घाटन हुआ कहाँ पर हुआ है? गुवाहाटी में। व्याख्या को देखें तो एडवांटेज असम 2.0 निवेश एवं अवसंरचना शिखर सम्मेलन 2025 जो है स्थान गुवाहाटी असम में हुआ। तिथि 25 से 26 फरवरी 2025 तक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने सम्मेलन में भाग ले रहे सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और इस सम्मेलन को असम की अविश्वसनीय क्षमता और प्रगति को दुनिया से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत अब भारत के भविष्य की एक नई दिशा पर अग्रसर है और इस क्षेत्र का विकास भारतीय समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि असम की अर्थव्यवस्था 2018 में 2.75 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर अब लगभग 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, जो सिर्फ 6 वर्षों में दुगनी हुई है। इस शिखर सम्मेलन में 240 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं जो असम की औद्योगिक प्रगति,
वैश्विक व्यापार साझेदारी और एमएसएमई क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं। असम के प्राकृतिक संसाधन जैसे चाय, तेल और प्राकृतिक गैस का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री जी ने इसे वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला क्षेत्र बताया। उन्होंने कहा कि असम को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उच्च तकनीक उद्योगों का केंद्र बनाने के लिए नीतियां लागू की जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना उन्नति की शुरुआत की घोषणा की, जो पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योग, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देगी। अब ये देखिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी, 25 फरवरी, 26 फरवरी और 27 फरवरी। कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को मनाया जाता है। यानी जो भी हम गुड्स बनाते हैं, वस्तुएं बनाते हैं, तो उत्पादन करने पर केंद्र सरकार कुछ टैक्स लगाती है, जिसे हम केंद्रीय उत्पाद शुल्क के नाम से जानते हैं। और ये उत्पाद जो है संसाधनों का उपयोग करने के एवज में लगाया जाता है। चलिए इसकी व्याख्या को देखें तो उत्पादन शुल्क, जिसे कभी कभी उत्पादन शुल्क भी कहा जाता है, यानी उत्पाद शुल्क भी कहा जाता है, देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का कर है। सीमा शुल्क के विपरीत जो देश के बाहर से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। सीमा शुल्क क्या है? बाहर से जो सामान आता है, जैसे ये भारत हो गया, ठीक है, और भारत में कोई सामान बाहर से आ रहा है तो इस बॉर्डर पर जैसे ही पहुंचेगा वहाँ पर सीमा शुल्क लगेगा। लेकिन उत्पाद शुल्क क्या हो रहा है? यहाँ पर कोई उद्योग है और वो जो है कोई प्रोडक्ट्स बना रही है, तो यहीं पर जो है वो उत्पादन शुल्क देगा। तो इस तरीके से ये भिन्न है। यह किसी वस्तु के उत्पादन या बिक्री पर लगने वाला कर है। इस कर को अब केंद्रीय मूल्य वर्धित कर यानी सेंट्रल वैट के रूप में जाना जाता है। विनिर्मित सभी वस्तुओं पर शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है और जब तक कि छूट न मिले वो शुल्क जरूरी होता है। उत्पाद शुल्क के प्रकार की बात करें तो भारत में 3 अलग अलग प्रकार के केंद्रीय उत्पाद शुल्क मौजूद हैं। जैसे मूल्य उत्पादन शुल्क, मूल उत्पादक शुल्क 1944 के केंद्रीय उत्पादक शुल्क और नमक अधिनियम की धारा 3 के तहत भारत में उत्पादित या निर्मित नमक के अलावा सभी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 की अनुसूची में निर्धारित दरों पर लगाया जाता है, जो भारत में मूल उत्पाद शुल्क की श्रेणी में आता है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जो है 1957 के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 3 इस अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध वस्तुओं के संबंध में उत्पाद शुल्क के आरोप और संग्रहण की अनुमति देती है। यह कर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा किया जाता है और बिक्री कर के बजाय वसूला जाता है। विशेष उत्पाद शुल्क की बात करें तो वित्तीय अधिनियम 1978 की धारा 37 के अनुसार केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 के तहत मूल उत्पाद शुल्क के अनुरूप कराधान के अंतर्गत आने वाली सभी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर विशेष उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। इसलिए प्रत्येक वर्ष वित्त अधिनियम बनाता है कि विशेष उत्पाद शुल्क लगाया जाए या नहीं लगाया जाए और अंततः प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान एकत्र किया जाता है। कर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने का दायित्व हमेशा सामान के निर्माता पर होता है। 3 प्रकार की पार्टियां हैं जिन्हें निर्माता माना जा सकता है। वे जो व्यक्तिगत रूप से संबंधित वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वे जो भाड़े के श्रमिकों को नियोजित करके वस्तुओं का निर्माण करवाते हैं, वे जो अन्य पार्टियों द्वारा वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के पार्टियां हैं। अब आज के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट देख लें तो अभी जो है ये चर्चा का विषय बना हुआ था निवारक हिरासत, एक ऐसा हिरासत के बारे में देख लेते हैं। तो निवारक हिरासत एक ऐसा कानूनी प्रावधान है जिसके तहत किसी व्यक्ति को बिना किसी अपराध के आरोप या न्यायिक सुनवाई के भविष्य में संभावित खतरनाक गतिविधियों को रोकने के लिए हिरासत में लिया जाता है। जैसे ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, और पुलिस को कोई शक हो गया कि इस व्यक्ति के द्वारा
भविष्य में कोई खतरनाक गतिविधि हो सकती है जिससे समाज में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। ठीक है, तो इसके संदेह के आधार पर जो है ये बिना सुनवाई किए, न्यायिक सुनवाई किए इसे गिरफ्तार कर सकती है, हिरासत में ले सकती है। हिरासत का मतलब गिरफ्तारी। इसका उद्देश्य व्यक्ति को दंडित करना नहीं बल्कि संभावित अपराधों को रोकना है जिससे सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा या भारत के हितों को नुकसान न पहुंच सके। ठीक है, न पहुंच सके, इसलिए गिरफ्तार किया जाता है। भारतीय संविधान में निवारक हिरासत के बारे में देख लें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 जो है निवारक हिरासत के प्रावधानों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 22 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी के अनुसार जो है निवारक हिरासत के मामले में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा उपाय लागू नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ और बिंदुओं को देखें तो हालांकि अनुच्छेद 22(4) से 22(7) तक निवारक हिरासत के संचालन के लिए कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 22(3) और 3(b) में कहा गया है कि उपयुक्त सुरक्षा निवारक हिरासत कानूनों के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। 22(4) में कहा गया है कि कोई भी कानून सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए बिना 3 महीने से अधिक के लिए निवारक हिरासत को अधिकृत नहीं करेगा, तो मैक्सिमम 3 महीना। ठीक है, इस सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति राज्य द्वारा की जाती है और इसमें आम तौर पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश और वरिष्ठ नौकरशाह होते हैं। यदि बोर्ड निरोध को मंजूरी देता है तो बंदी को अदालत में इसे चुनौती देने का अधिकार है। ठीक है, गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत का कारण बताना अनिवार्य है ताकि वह अपने बचाव के लिए उचित कदम उठा सके। अनुच्छेद 22(6) में कहा गया है कि यदि सरकार का मानना है कि हिरासत के कारणों का खुलासा करना सार्वजनिक हित में नहीं है तो ये कारण जो है कारण भी नहीं बताया जा सकता है। तो ये रहा निवारक हिरासत के बारे में। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, किसी और सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद।